दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते हैं। मोदी ने इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, लोगों को यह तो पता था कि कोई राज्यपाल ही इस बार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, लेकिन इतना दूर जाकर किसी ने भी नहीं सोचा था। इस बार मोदी ने अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया है। उपराष्ट्रपति के लिए जैसा आप सभी को मालूम है कि कई सारे नाम चल रहे थे। अगर मैं संभावित नामों की सूची आपके सामने रखूं तो इसमें दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना, बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरत होगी कि इसमें से कोई भी नाम सेलेक्ट नहीं हुआ। इस बार जो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया है, उनका नाम है सीपी राधा कृष्णन, जो आते तो तमिलनाडु से हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे चिंतक, कई सारे जो विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे थे कि इस बार बिहार से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा, लेकिन इस बार का जो उपराष्ट्रपति होगा वो साउथ इंडिया से होगा, वो तमिलनाडु से होगा। बड़ा सवाल, कौन है सीपी राधाकृष्णन? तो दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये संघ से जुड़े हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि है इनकी। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो 16 साल की उम्र से ही संघ से जुड़ गए थे। पिछले 40 सालों तक वो बीजेपी के नेता थे। उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया और अब वो एनडीए के उम्मीदवार बने हैं। सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में 1957 में हुआ था। उनका पूरा जो नाम है बड़ा कठिन है, चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस यानी जनसंघ से की थी। वह 1998 से 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। तो तमिलनाडु में बहुत सेवा इन्होंने की है, संघ की सेवा की है, बीजेपी की सेवा की है। और आप लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है वो साउथ इंडिया के गेट पर कई सालों से दस्तक दे रही है कि हम तमिलनाडु में सरकार बनाएं और तेलंगाना में सरकार बनाएं, आंध्रा में सरकार बनाएं, कर्नाटक में सरकार बनाएं। लेकिन अभी तक जो साउथ इंडिया का दरवाजा है, जो अभेद्य किला कहा जाता है, राजनीतिक अभेद्य किला, उसे बीजेपी तोड़ नहीं पाई है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि वे फरवरी 2023 से 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला और मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था और फिर वह 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालते हुए आ रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद एक ट्वीट भी किया है और प्रधानमंत्री को सबसे फेवरेट नेता बताया है, सबसे विकासशील पुरुष बताया है, सबसे ईमानदार नेता बताया है। मतलब इन्होंने प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री ने ही इनके सिर पर हाथ रखा, इसके बाद ही ये एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार चुनाव होगा दोस्तों। और खबर यह है कि विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए उतारा जाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। और खबर यह मिल रही है कि विपक्ष की तरफ से इस बार बिहार से कोई उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। मैंने जैसा आपको बताया कि 21 अगस्त तक नामांकन की
प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन भरा जाएगा, उससे पहले ही विपक्ष अपना प्रत्याशी घोषित कर देगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर विपक्ष नहीं घोषित करेगा तो फिर ये निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब खबर मिल रही है कि विपक्ष भी अपनी तरफ से एक प्रत्याशी खड़ा करेगा। तो अगर विपक्ष भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करता है और अगर एनडीए और विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के बीच टक्कर होती है तो किसका पलड़ा भारी होगा? दोस्तों, आंकड़े समझना बहुत जरूरी है। जीत की कितनी उम्मीद है सीपी राधाकृष्णन की या फिर विपक्ष के उम्मीदवार की, ये आप लोग आंकड़े से ही समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है तो इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अगर मैं मनोनीत सदस्य की बात करूं तो सिर्फ उच्च सदन यानी राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता है। अगर मैं इस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करूं, कुल सदस्यों की संख्या, तो आप सभी को मालूम है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 होती है। लेकिन अगर मैं मौजूदा लोकसभा को देखूं तो इसमें एक सीट रिक्त है, बशीरहाट, पश्चिम बंगाल की एक सीट है, लोकसभा सीट बशीरहाट, जिस पर कहा जा रहा चुनाव भी होगा, तो एक सीट यहां पर रिक्त है। यानी अगर मैं लोकसभा में मतों की संख्या की बात करूं तो कुल 542 है। वहीं अगर मैं उच्च सदन यानी राज्यसभा की बात करूं तो आप सभी को मालूम है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 245 होती है। लेकिन अभी अगर मौजूदा राज्यसभा को अगर मैं देखूं तो इसमें 6 सीटें खाली हैं। जम्मू कश्मीर से 4 सीटें, इसके अलावा पंजाब, झारखंड से एक सीटें रिक्त हैं। तो अभी दोनों सदनों की कुल प्रभावी संख्या देखी जाए तो इस समय दोनों सदनों की जो स्ट्रेंथ है वो 781 तक पहुंच जाती है। और आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 391 मतों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये तभी संभव होगा जब सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनडीए कितनी ताकतवर है। लोकसभा, राज्यसभा में एनडीए कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है, क्या वो सीपी राधाकृष्णन को जिता सकती है? तो अगर मैं लोकसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या की बात करूं तो अभी आपको पता है कि लोकसभा में 542 सदस्य हैं। अगर मैं सिर्फ एनडीए की बात करूं, बीजेपी की नहीं दोस्तों, सिर्फ एनडीए की बात करूं, आपको पता है कि 2024 में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और 240 सीटें ही जीत कर लाई थी। लेकिन अगर मैं एनडीए को इसमें मिला लूं तो 293 पूरी जो संख्या है पहुंच जाती है, 293। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में मैंने कहा कि 246 सदस्य होते हैं, लेकिन 6 सीटें रिक्त हैं, तो अभी 240 की संख्या है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एनडीए की बात करूं तो राज्यसभा में एनडीए के पास 129 मत है, 129 मत। यहां आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि यहां 129 में 12 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। अगर 12 के 12 मनोनीत सदस्य एनडीए के समर्थन में वोट करते हैं, एनडीए के प्रत्याशी को वोट करते हैं, तब जाकर बीजेपी की जो संख्या है 129 पर पहुंचती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, क्या वाकई वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे? क्या वो वाकई उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए बीजेपी का समर्थन करेंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये जो 12 की संख्या है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो अगर मैं लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के कुल मतों की बात करूं, पूरा अगर मिला लिया जाए, मनोनीत को भी इसमें डाल दिया जाए तो 422 पहुंच जाती है संख्या, 422। और हमने आपको क्या बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 391 मतों की आवश्यकता होती है और जो बीजेपी है उसके पास संख्या इससे भी ज्यादा है। यानी बीजेपी को यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो जेडीयू के सांसद हैं 12 सांसद और टीडीपी के 16 सांसद, वो उसे मतदान कर सकते हैं। विपक्ष के तमाम नेता इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि जब हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो जेडीयू वाले,
टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाले और 12 मनोनीत सदस्य जो हैं वो विपक्ष के प्रत्याशी को मतदान कर सकते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए एक सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीत पाएंगे? क्या आसानी से वो ये चुनाव जीत पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फेवरेट नेता को तो प्रत्याशी बना दिया, क्या वाकई वो अगले उपराष्ट्रपति बन पाएंगे? इसको लेकर दोस्तों अभी से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है चुनाव में खेला हो सकता है। और आपको ये भी बता दूं, 17 सितंबर को अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, और जब बीजेपी के नेता 75 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। और सितंबर के महीने में दोस्तों बहुत बड़ा उलटफेर होगा। 17 सितंबर से पहले 9 सितंबर को ये चुनाव होने जा रहा है। तो 17 सितंबर की तारीख का इम्पैक्ट क्या 9 सितंबर के चुनाव पर पड़ेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत पाएंगे? और इनके बारे में कहा तो ये भी जा रहा है कि इनको धनखड़ से ज्यादा झुकना पड़ेगा। जब राज्यसभा की कार्रवाई होगी तो विपक्षियों की बोलती बंद करानी पड़ेगी, सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को ज्यादा मौका देना पड़ेगा, जैसा कि धनखड़ किया करते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। चर्चा तो यही है कि बिहार से होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, विपक्ष को किसे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहिए? आप लोगों की राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।